जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 11वें एपिसोड में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और उसका सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या होता है, खासकर बहुजन समाज पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। और सवाल का सिलसिला शुरू करता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार बहुत ताकत लगा कर रही है, टारगेट सेट करके कर रही है कि हमें इस साल के डिसइन्वेस्टमेंट से इतना लाख करोड़ रुपए सरकारी तिजोरी में लाना है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वित्त मंत्री के द्वारा हो या प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार की कैबिनेट के द्वारा लगातार डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर लागू किया जा रहा है। जी, प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश की विकास का रास्ता पब्लिक सेक्टर की बर्बादी करके ही बनेगा। तो देश की विकास की नींव के लिए पब्लिक सेक्टर को जो है ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी देश का भला हो सकता है। तो पब्लिक सेक्टर की बर्बादी पर ही देश के विकास का मॉडल जो है ये बनाने की बात मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है। जी, और जो बात आपने कहा कि टारगेट का, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई बात हो रही है। पिछले 20-25 सालों के बजट अगर आप उठाकर देखेंगे, खास तौर पर 90 के बाद के जो बजट है, तो हर बजट में यानी एलपीजी लागू होने के बाद में, खास तौर पर पिछले 20 सालों के बजट में लगातार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। हालांकि इस बार सबसे ज़्यादा टारगेट रखा गया था 2,10,000 करोड़ का, मगर अब ये बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख का हो गया है। अभी 24 फरवरी के अपने भाषण में प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि 2.5 ट्रिलियन जो है हम लोग ये मोनेटाइज करके या पब्लिक सेक्टर को बेचकर हम कमाएंगे। जी, और उस समय उन्होंने कहा कि हाई ग्रोथ जो है देश के विकास के लिए जो है ये हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार ये कहती है कि हम लोग आत्मनिर्भरता के राह पर चलेंगे, तो आत्मनिर्भरता सरकारी कंपनियों को बेचकर कैसे बनेगी, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट में 2,10,000 करोड़ के टारगेट को लेकर ये बात शुरू हुई थी। अब ये लगभग 2.5 लाख करोड़ तक आ गई है। जी, और लगातार ऐसी बातें सरकार के द्वारा रखी जाएगी। और अब तो ये आम हो गया है कि रोज किसी ना किसी कंपनी की बेचने की बात अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। जी। सरकार का यानी प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पीच है और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार चलाना सरकार का काम है, कंपनियां चलाना या बिजनेस करना ये सरकार का काम नहीं है। इस पर आपकी क्या राय? वैसे मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ करते भी है, मगर उनके कहने और करने से क्या असर देश में हो रहा है उसके परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हालांकि जो बात उन्होंने कही कि सरकार का काम सरकार चलाना है और बिजनेस करना नहीं है, ये बात मोदी जी के द्वारा कही गई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 99 में जब अटल बिहारी की सरकार थी, तो उस समय प्रमोद महाजन हो या अरुण शौरी हो या अटल बिहारी हो, इनके द्वारा ये बात उस समय कही गई थी कि सरकार का काम सरकार चलाना है, कंपनियां चलाना नहीं है। और उसके लिए तो बाकायदा उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के तौर पर अरुण शौरी को मंत्री भी बनाया था। जी, एक नई कैबिनेट की बर्थ बनाई गई थी, उसके द्वारा ये काम शुरू किया गया था। उसके बाद 2004 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारी, और जिन स्टेट में भी ये डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लागू हुई थी वो स्टेट भी उनके हाथों से गए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उसके बाद जब 2004 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, तो उन्होंने ये देखा कि डिसइन्वेस्टमेंट के एजेंडे से जनता में विद्रोह खड़ा होता है और जनता उसके विरोध में वोट देती है। कम्युनिस्टों के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 61 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2004 के चुनाव में जीते थे। जी, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया कि जो अरुण शौरी की जो कैबिनेट बर्थ थी या कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। और ये जो कैबिनेट बंद की गई थी या मिनिस्ट्री बंद की गई थी, उसके जगह पर एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी। तो 10 साल कांग्रेस इस तरीके से काम करती रही। बीजेपी के द्वारा क्या किया गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में एक डिपार्टमेंट जोड़ा गया और उसके द्वारा ये काम चालू है। पिछले 6-7 सालों से ये काम चल रहा है। उन्होंने एक नया मिनिस्ट्री बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेटमेंट मैनेजमेंट। तो ये उन्होंने नया मिनिस्ट्री बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सारा काम डिसइन्वेस्टमेंट का होगा, मगर उसको नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा क्या, पब्लिक असेट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के काम पर उस मैनेजमेंट के नियंत्रण के अंदर उसको बेचने का काम हो रहा है। ना मैनेज किया जा रहा है,
ना इन्वेस्ट किया जा रहा है, सारा का सारा डिसइन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है, मोनेटाइज करने के नाम पर डीमोनेटाइज किया जा रहा है। अब सरकार ये कहती है कि सरकार चलाना हमारा काम है, बिजनेस करना नहीं है। तो जो भाषण उन्होंने उस समय पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो उन्होंने उसमें क्यों बताया कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसके कारण भी गिना। तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास सरकार चलाने का हुनर है, और जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, जो आईएएस या यूपीएससी से जो हम लोग चुनते हैं रेवेन्यू सर्विसेज के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है, जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, मगर उनके पास बिजनेस करने का माइंड नहीं जी। अब सरकार की इफिशिएंसी के ऊपर ही मोदी जी ने सवाल खड़े की। एक तरह से जूता मारने का काम, अपने ही अधिकारियों को या अपने आप को ही जूता मारने का काम उन्होंने किया, और ये कहा कि हम लोग नालायक लोग हैं, कि हम लोग बिजनेस करने लायक नहीं। अब पिछले 50 सालों से हम बिजनेस करने लायक थे, हजारों करोड़ कमाने लायक थे। अब जिन्होंने कंपनियां बनाई, इतने बड़े बड़े यूनिट्स खड़े किए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ के पब्लिक सेक्टर से, लाखों नौकरियां उससे आती है, करोड़ों का मुनाफा होता है, उसके लिए हम लोग लायक है। और 50 साल के बाद हमको लगता है नहीं हम लोग नालायक हैं। अब सरकार क्या कहती है कि बिजनेस करने का काम व्यापारियों का है, तो ये कारपोरेट हाउसेस को करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अब इसको बेचकर या तो इसको कारपोरेट हाउसेस को चलाने के लिए देना होगा। फिर वो किसको देना है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में मित्रों 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 शब्द बहुत बार कहते हैं जी। उनकी शुरुआत ही मित्रों से होती है। तो कौन है उनके मित्र? क्या सड़क पर मजदूरी करने वाला दिहाड़ी मजदूर उनका मित्र है? कौन है उनका मित्र? तो अंबानी और अदानी यही उनके मित्र है, और बाकी कोई उनके मित्रों के लिस्ट में शामिल नहीं है। या गिने चुने जो मुट्ठी पर उद्योगपति है, यही उनके दोस्ती याराने में शामिल है। सरकार ये कहती है, ये कहकर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई कि हम केवल घाटे में चलने वाली जो कंपनियां हैं उसको बेचेंगे, जो फ़ायदे में या मुनाफे में जो कंपनियां हैं उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, सरकार का कंपनियां बेचने का जो रुख है वो मुनाफे की जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां जिसे कहा जाता है, वो उसका प्राइवेटाइजेशन या उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने का उनकी प्राथमिकता रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आदमी, साधारण से साधारण आदमी, चाय का ठेला लगाने वाला भी आदमी जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो मुनाफा कमाने की दृष्टि से ही शुरू करता है। तो सरकार ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से सोच बूझ कर बनाकर की थी, और वो पिछले 50 सालों से ये पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाकर देने का काम कर। मगर ये बात अलग है कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है या जो रिटर्न्स देश की जनता को दिए जाते, इसकी चर्चा कम होती है, और उसके घाटे की चर्चा डिलिबरेटली करवाई जाती है जी। पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 तरीके दुनिया भर में अपनाए जाते हैं, खासतौर पर कारपोरेट हाउसेस के द्वारा। ये सरकार के इशारे पर ये सारी बातें होती, सरकार ये सारी चीज़ें करती है। तो उसका तरीका क्या है? डिफंक एंड डिफेम। तो उसको डिफंक करो, उसके फंक्शन को, जो बेहतरीन तरीके से चलने वाला फंक्शन है, उसको डिफंक करो। इसमें इनएफिशिएंसी बढ़ा, अनियमितताएं बढ़ा, उसके तंत्र को इतना ज़्यादा जटिल बनाओ कि वो जनता के हित में ना रहे। आपको याद होगा कि बीएसएनएल की आज खस्ता हालत में बना हुआ है सरकार की नीतियों के कारण ही, और फिर मीडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको डिफेम करते हैं, और फिर ये घाटे में उसकी बदनामी करते और उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, और फिर उसको लोगों का मन बनता है कि नहीं अब इसको बेच दो। अब हकीकत क्या है कि सरकार को ये जो पब्लिक सेक्टर्स है, ये करोड़ों रुपए कमा कर देते। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और हेवी इंडस्ट्री के द्वारा पिछले साल कैबिनेट में, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई, जो पब्लिक सेक्टर कितना कमा कर देती है उसकी रिपोर्ट। ये हालांकि मीडिया ने इसकी कोई चर्चा नहीं की, या उसकी ज़्यादा आम लोगों में बात नहीं होती, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 178 ऐसे पीएसयू जो है, जो वर्किंग कंडीशन में है, और वो हर साल अपना मुनाफा कमा कर देते हैं। तो उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2018-19 में 178 ऑपरेटिंग पीएसयू के द्वारा जो नेट प्रॉफिट है, वो सारा खर्चा जितना भी उसका मेंटेनेंस, लागत वगैरह सारा निकाल कर नेट प्रॉफिट जो है 1,74,587 करोड़ रुपया ये नेट प्रॉफिट 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में कमा कर दी। 2017-18 में यही जो प्रॉफिट था 1,55,931 करोड़ था, यानी
एक साल में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा। तो ये लगभग 1.25 करोड़ का प्रॉफिट जो है सरकार को ये पीएसयू दे रहे। अब रही बात घाटे में चलने वाली कंपनियों की, तो कितना है, तो सरकार के कहने पर 70 करोड़ मतलब 70 पीएसयू जो है ये ऑपरेटिंग है और घाटे में चल रहा है। तो ऐसे 70 जो घाटे में चलने वाले जो पीएसयू है उसका कितना घाटा है, 31,635 करोड़ का ये घाटा है। तो 31,635 करोड़ का घाटा है और मुनाफा जो है 2.25 लाख करोड़ का है। अब इतना बड़ा प्रॉफिट है 2.25 लाख करोड़ का, इसकी चर्चा नहीं हुई, उसकी कोई बात लोगों के दिमाग में नहीं आई, मगर घाटे की चर्चा को बार बार लोगों के सामने लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि जनता के पैसे को डुबाया जा रहा है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ये कंपनियां घाटे में क्यों है जी, इसको कौन चला रहा है, उसके एमडी कौन है, डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है। तो यही जो सवर्ण लोग हैं जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, यही जनेवाधारी जो लोग हैं जो अपने आप को बॉर्न मेरिटोरियस मानते हैं, यही तो लोग हैं। सरकार आपकी द्वारा इसको चलाया जाता है, तो घाटे में है तो आपकी नालायकी की वजह से घाटे में, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। मगर आप अपनी इनएफिशिएंसी को, अपने करप्शन को, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए इसको बदनाम करने का काम कर रहे हो। इसलिए आप ये कहते हो कि नहीं, इसको क्या कर देना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए। सरकार ये कहती कि सरकार का काम सरकार चलाना है, तो सरकार चलाए, हर चीज के अंदर अपना नाक घुसेड़ने का काम क्यों कर रही है जी। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया जाए, जैसे सीएमडी होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, वो अगर बदल दिया जाए तो जो घाटे में जो चल रही है कंपनी है उसको भी फायदे में लाया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि 2.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं और उस बैंकिंग सेक्टर का सामाजिक असर क्या होगा, या आर्थिक जो अभी मंदी चल रही है, देश और दुनिया में मंदी है, तो उस पर क्या असर होगा? देखिए, बैंक एक आम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसमें वो ऐसे मानते हैं कि अगर मैं अपनी जमा पूंजी बैंक में रखूंगा तो पहला वो सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल, और दूसरा उसके ऊपर मुझे बहुत बड़े पैमाने पर नहीं मिला तो कम से कम छोटा मोटा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कमाई भी मिलेगी। तो इन दो चीज़ों के लिए जो लोग हैं अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। और भारत में शुरू से लेकर लोगों का जो रुझान है वो पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की नीति लोगों ने शुरू से अपनाई हुई। इसलिए लोग पहले पोस्टल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते थे, LIC में इन्वेस्ट करते, या तो सरकारी बैंकों में अपना पैसा रखते। भारत में स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में 2 से लेकर 3% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, मगर सारा जो फोकस है भारत की इकोनॉमी का वो शेयर मार्केट को ही लगाकर रखा जाता है, जिसमें 2 से 3% से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। आज भी गांव देहातों में जाकर आप पूछो, या तो जो नौकरी करने वाला जो आदमी है, जो पैसा छोटा मोटा कमाता है, उसको जाकर पूछो तो वो अपनी पैसे कहाँ रखता है, सरकारी बैंकों में रखेगा, LIC में लगेगा, या तो कोई थोड़ा बहुत जो उसकी जमा पूंजी FD बनाकर उसमें रखेगा, वो शेयर्स में नहीं जाता। बिल्कुल। और इसी वजह से भारत में इतनी बड़ी महामंदी आने के बाद में भी अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर नहीं हुआ। अमेरिका में कई बार मंदी आई और वो बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज गिरा और बड़ी बड़ी कंपनियां धरातली पर मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, मगर भारत की इकोनॉमी पर उसका असर नहीं हुआ। इसका ये कारण है कि लोग पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते, जोखिम को कम, वो रिस्क को कम लेते हैं और रिटर्न्स पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फूला। आज सरकारी बैंकों के पास में जो नेटवर्थ है या जो उनका जो बिजनेस है, कैपिटल जो उनके पास है, नेट असेट जो है, ये लगभग 100 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 102 लाख करोड़ के ज़्यादा की उनकी नेटवर्थ है। इतनी बड़ी जो असेट है, इतना बड़ा जो उनका इन्वेस्टमेंट है, लगभग 100 लाख करोड़ के करीब का है। और इसमें केवल पैसा नहीं है, ये नौकरियां भी देने का काम करती है। बिल्कुल। सरकारी बैंकों से मतलब भारत के नौकरियों का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो आज की स्थिति में लगभग 8 लाख सरकारी नौकरियां इन बैंकों से आती है। अब इतनी बड़ी बैंकों का नौकरियों के रूप में भी जनता को हिस्सेदारी मिलती है, प्रॉफिट जो आता है उसमें भी हिस्सेदारी है। और सरकार ये चाहती है कि इतना बड़ा जो कैपिटल है, इतना बड़ा जो पूंजी है, ये कारपोरेट हाउसेस को मिल जाए। इसलिए सरकार बैंकिंग सेक्टर को भी बेचना चाहती, तो उन्होंने तरीका क्या अपनाया कि कुछ बैंकों का मर्जर किया जाए और कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए। तो अभी
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो बजट में जो बात रखी गई उसमें 2 बैंकों की बात थी, मगर वो बढ़ते बढ़ते 4 बैंकों तक आ गई है। 4 बड़े बैंकों को मर्जर के लिए तैयार किया जाए और फिर उसको बाद में बेचने की प्रक्रिया भी है। ये 4 बैंक कौन से है? तो सबसे बड़ी बैंक उसमें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बैंक है और 50,000 से ज़्यादा की एम्प्लॉय उसमें। उसके बाद में दूसरे नंबर की जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक है और फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 13,000 कर्मचारी है। बैंक ऑफ इंडिया में या ओवरसीज़ बैंकों में 33,000 या किसी में 26,000 कर्मचारी। तो कुल मिला के मोटा मोटी लगभग 2.25 लाख कर्मचारी इन बैंकों में। अकेले SBI इतनी बड़ी बैंक है कि उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, पूरे दुनिया भर में फैली है और 2.5 लाख से ज़्यादा के कर्मचारी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को उठाकर देख लीजिए, मोटा मोटी 90,000 एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, बैंक है, जिसमें हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिलती। अब इसको एक तो मर्ज किया जाएगा या तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फिर उसका सीधा असर जो है जनता के पैसों पर भी होगा और उसका दूसरा असर पब्लिक सेक्टर का जो सामाजिक रोल जो है, जनता की हिस्सेदारी, उस पर भी हो। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है जिसकी आए दिन खबरें सामने आ रही है। इन चुनावों में बीजेपी तो ये कह रही है कि ये विकास जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से होगा या प्राइवेटाइजेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो डिफिसिट है बजट में उसको भरने का काम होगा। लेकिन इन मुद्दों को, प्राइवेटाइजेशन का या डिसइन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया गया है। अगर ये वास्तव में लोगों के हितों में किया जाने वाला फैसला है या ये नीति है, तो इसको जनता तक मतलब चुनावी मुद्दा बनाकर इससे वोट क्यों नहीं मांगे जाते? यही तो बड़ी बात है कि मतलब जिसको हम अगर कहावत के रूप में अगर कहें तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि मुंह में राम और बगल में छुरी जी। तो इसका अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुंह में डेवलपमेंट की बात है और बगल में डिसइन्वेस्टमेंट का एजेंडा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं तो फकीर हूँ और मैं झोला उठाकर लेकर जाऊंगा, तो उस झोले में क्या है? तो झोले में तो यही सारी बातें रखी गई है कि एक एक कंपनी जो है उस झोले में जो जनता की जो प्रॉपर्टी उसको बेचने का काम। रही बात जो आपने कही कि विकास के नाम पर वो मत मांग रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि विकास की राजनीति हम कर रहे हैं, तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, निजीकरण के नाम पर वो वोट क्यों नहीं मांगते? अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर या निजीकरण के नाम पर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग तो जूता निकालेंगे। कुछ दिन पहले से ही एक बहुत बड़ा ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जॉब दो, और वो ट्विटर पर ट्रेंड इतना चला कि दुनिया में 1 नंबर पर आया। 2 करोड़ से ज़्यादा के बेरोजगार जो है, ये उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे, तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर। बिल्कुल। अब लोगों को वो ये कहकर वोट नहीं मांग सकते कि हम निजीकरण करके रोजगार देंगे। लोगों को ये तो नहीं कह सकते, सामने बेरोजगार युवा बैठा है और उसको भाषण से ये नहीं कहते कि हम सरकारी कंपनियों को बेचकर हम आपको रोजगार देंगे। तो क्योंकि रोजगार जब खत्म होगा तो उसमें रोजगार आएगा कहां से? इसलिए चुनावी मुद्दों पर उन्होंने किसी भी तरीके से निजीकरण की बात नहीं चलाई। यानी उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये जन विरोधी काम है। 2004 में उन्होंने उसका अनुभव लिया हुआ है। अभी हालांकि उस समय जो है ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस ने किया था, इस वजह से गिने चुने सीटों पर ही कांग्रेस ने ईवीएम का फायदा लिया था। मगर आज सरकार को ये जो जनता के विद्रोह की बात नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम से चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस वजह से उनको इस बात का डर नहीं है। मगर चर्चा में वो इस बात की बात नहीं उठाएंगे ताकि लोगों के अंदर जो है निजीकरण का जो असंतोष है सामने ना आए। इसलिए उन्होंने देखा होगा आपने कि बंगाल में जाते हैं तो रविंद्रनाथ के नाम पर वोट मांगते हैं, मतवा धर्म के लोगों को अपने साथ में लेने के लिए मतवा धर्म की बात कहते हैं। अब दाढ़ी बढ़ाकर वोट मांगे जा रहे हैं। तो विकास के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है। जीडीपी तो नहीं बढ़ रहा, मगर मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है। सोशल मीडिया में लोग ये भी लिख रहे हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल गैस डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, मोदी जी की दाढ़ी भी बढ़ रही है। जी। 1-2 सवाल और है, उसमें से सेकंड लास्ट सवाल ये है कि देश और दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई है और ऐसे में सरकार कंपनियां बेच रही है, बेचने के लिए निकाला, तो खरीदेगा कौन? आर्थिक मंदी है,
तो इस मंदी के चलते उन्होंने ये बेचने का काम क्यों कर रही है सरकार? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इसे खरीदेगा कौन? या अगर आम स्थिति होती, आर्थिक मंदी नहीं होती तो मार्केट तेजी होती और उस समय बेचा जाता तो और ज्यादा मुनाफा मिलता और ज्यादा उसकी अच्छी कीमत सरकार को मिलती। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के नीति में ही कोई प्रॉफिट कमाना या उसका कोई नोबल कॉज नहीं है जी। ये तो बेचा ही जाना अपने आप में गलत बात है। दूसरी बात, मंदी के दौरान खास तौर पर भारत में ये कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन थोपा गया है उस वजह से बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आए। वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या मॉनेटरी फंड हो या बहुत सारी एजेंसियों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत का जीडीपी में 7.7% की निगेटिव ग्रोथ कही गई है। तो ऑलरेडी जीडीपी निगेटिव में। अब कोरोना की वजह से ये कोई जीडीपी की निगेटिव ग्रोथ नहीं है, ये निगेटिव ग्रोथ लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल। और लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, कॉर्पोरेट ग्रोथ हो, सारा बिजनेस सेक्टर जो है वो पीछे आ गया। अब इस दौरान केवल सरकार की ही टैक्सेस या रेवेन्यू में घट नहीं हुई, कमतोरी नहीं हुई, तो इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा भी ये बात कही गई कि हमारा भी करोड़ों का नुकसान हुआ। इसलिए इंडस्ट्री को राहत देने के लिए पिछले साल 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई। अब इतनी बड़ी आर्थिक महामंदी में सरकार इस कंपनियों को बेचने का निर्णय ले रही, अपने आप में ये बहुत सवाल उठाने वाली बात है। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिजर्व बैंक के जो भूतपूर्व गवर्नर है या अलग अलग तरीके में उस क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा भी इस नीति पर सवाल उठाए गए, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, इंडस्ट्रियल लोगों के पास, कॉर्पोरेट हाउसेस के पास पैसा नहीं है, तो सवाल है कि घाटे का सौदा क्यों कर रहे। फिर दूसरी बात उसमें है कि सरकार ये कहती है कि ये घाटे के पब्लिक सेक्टर को हम बेचेंगे। तो मैं आपको एक साधारण सी बात पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी बनिया घाटे का सौदा क्यों करेगा? जो ऑलरेडी घाटे में उसको क्यों लेना चाहिए? खरीदेगा। बिल्कुल। बनिया तो बिजनेस ही मुनाफे के लिए करता है। अब सरकार ये कहती है कि हम घाटे की कंपनियां बेचना चाहते, तो बनिया घाटे की कंपनियां क्यों खरीदेगा? वो तो मुनाफा कमाना चाहता है। सरकार क्या कर रही है कि बड़ी चालाकी से घाटे में चलने वाली कंपनी की बात कहकर मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को पहले नंबर पर बेचेगी, ताकि ज़्यादा कमाई तो उससे हो। इसलिए आप ये देखते होंगे कि ओएनजीसी की बात आती है, आईपीसीएल की बात आती है, बीपीसीएल की बात आती है, एलआईसी की बात आती है। तो जो बैंकिंग सेक्टर है तो प्रॉफिट कमाने वाला बात है, उसको क्यों बेचने की बात हो रही है? ताकि ये देकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। दूसरी बात जो है, ये घाटे में चलने वाली या आर्थिक महामंदी के दौरान क्यों बेचा जाएगा? ताकि उसके दाम गिराकर कम से कम पैसों में ये अंबानी अदानी को बेचा जाए। तो आपने कारपोरेट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने के लिए सरकार महामंदी का भी फायदा उठा रही है। मित्रों में आप शामिल नहीं हो। जी। जैसे अंबानी का एक स्लोगन है, मेरा सपना सब कुछ अपना। सब कुछ अपना, जो है उस सपने में ये सारा लिया जा रहा है। सबका विकास और सबकी बात जो है वो शामिल नहीं है। मजेदार बात तो ये भी है कि सरकार, कॉर्पोरेट हाउसेस कहते हैं कि हम घाटे में हैं, फिर सरकार इनको बेल आउट पैकेज देती है। 2% का था, वो भी उन्होंने उसमें हटा दिया। सीएसआर की भी जरूरत नहीं है। सरकार उनको बेल आउट पैकेज देती है, स्टिमुलस पैकेज देती है, और वही पैसे से वही उद्योगपति सरकार की ही कंपनियां खरीदते हैं। अब अंबानी के पास पैसा नहीं होगा तो अंबानी कर्जा लेगा, तो सरकार की कंपनी को खरीदने के लिए सरकार ही अंबानी को कर्जा देगी, और फिर वही पैसा लेके अंबानी सरकार की कंपनियां खरीदेगा और मुनाफा अपने से कमाएगा, और कर्जे का ब्याज जो है ये आम आदमी चुकाएगा। पिछले 6 सालों में सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़कर 46 लाख करोड़, यानी 7.5 लाख करोड़ हर साल। और दिन के हिसाब से अगर जोड़े तो 21 करोड़ पर डे, 2100 करोड़ जो 2100 करोड़ एनपीए प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये मोदी जी की मेहरबानी है, दिन रात जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। जी जी। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है या डिसइन्वेस्टमेंट जिसे कहा जा रहा है नया नाम देकर, उसका सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या होगा या क्या हो रहा है? जैसे बेरोजगारी बढ़ रही, ये उसका एक परिणाम है। इसके अलावा और क्या परिणाम आपको नजर आते हैं? देखिए, पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी इसमें 2 तरह के से, तो जनता के पैसों से बनी है, तो इसके जो रिटर्न्स आते हैं, जो प्रॉफिट आता है, सरकार उन पैसों का उपयोग वेलफेयर के पैसों के लिए, वेलफेयर के काम के लिए करती है। तो जनता की हिस्सेदारी
दोनों तरीके से सुनिश्चित की गई है। अगर उसका पैसा लगता है तो उसको प्रॉफिट भी आता है और जनता को वेलफेयर के लिए सरकार के पास ज़्यादा बजट भी आता है। और दूसरी हिस्सेदारी जो है वो उसमें आने वाली नौकरियों के रूप में। भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां पब्लिक सेक्टर से आती हैं। लगभग 1,20,000 नौकरियां, मतलब 1,20,00,000 नौकरियां जो है ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा आती है। लगभग 300 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर है, 324 के करीब जो है बड़े पब्लिक सेक्टर सेंटर के हैं, और स्टेट में भी लगभग 1,000 के करीब के पब्लिक सेक्टर है। तो स्टेट में भी ये बड़े पैमाने पर रोजगार का साधन है। तो कुल मिलाकर देश भर में लगभग 1,20,00,000 नौकरियां पब्लिक सेक्टर से आती हैं। अब इसमें इंदिरा गांधी के समय में रिजर्वेशन लागू किया गया। इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी को लगा कि अब अपनी सरकार बचानी है तो वोट लेने के लिए उसमें कुछ जनता को देना होगा, तो उन्होंने उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी। बैंकों को नेशनलाइज किया गया और फिर उसमें रिजर्वेशन भी लागू किया गया, तो उसमें बड़े पैमाने पर SC ST OBC की नौकरियां बढ़ती गई। 90s में जो सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि उस समय लगभग भारत की जो आबादी थी ये लगभग 82 करोड़ के करीब की थी, 82 करोड़ के करीब की थी, और उस समय कुल मिला के 2 करोड़ नौकरियां थी। 1997-98 तक ये आबादी बढ़कर 120-121 करोड़ के करीब हो गई, यानी लगभग 40 करोड़ की आबादी बढ़ गई। अब आबादी बढ़ गई तो उसको मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की जरूरत है, तो ज़्यादा नौकरियां, ज़्यादा जॉब क्रिएट होने चाहिए थे। मगर 90s में ये आंकड़ा 2 करोड़ का था। 40 करोड़ की आबादी यानी आधा, मतलब 50% आबादी बढ़ने के बाद में ये 3 करोड़ होने चाहिए थे, ये घटकर 1,75,00,000 नौकरियां हो गई। यानी 90s में 40 आदमी के पीछे एक गवर्नमेंट जॉब या कोई जॉब होता था, वो घटकर 1,75,00,000 हो गया। यानी अब अगर हम लोग निकाल कर करें तो 80 से 85 आदमी के पीछे एक जॉब है। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जॉब के मामले में खड़ी हुई। सरकारी एजेंसियों के आंकड़े ये कहते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 2003 से 2012 के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब होते थे वो कितने घटे। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 2003 में ये आंकड़ा 32 लाख, लगभग 32,70,000 के करीब जो नौकरियां थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो घटकर 23,30,000 की हो गई, यानी लगभग 10 लाख, यानी लगभग 6,40,000 जॉब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कम घट गए। पब्लिक सेक्टर में क्या था, तो 2011 में पब्लिक सेक्टर के जो जॉब थे ये लगभग, जो सेंट्रल के पब्लिक सेक्टर के जॉब हुआ है, जो आंकड़ा ये कहता है कि 18 लाख के करीब की जो जॉब थे ये घटकर 14,86,000 हो गए। कल परसों इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया है उसमें उन्होंने ये बात कही कि लगभग पब्लिक सेक्टर में भी 3 लाख की जो जॉब जो है घट गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 6,40,000 का आंकड़ा कम हो गया। यानी इसका मतलब है कि इन सालों में नौकरियां घटते घटते कम होती जा रही, पब्लिक सेक्टर की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है सिकुड़ती जा रही। अब इसका सीधा असर जो है ये रिजर्वेशन पॉलिसी पर होता है। अब इन्हीं सेक्टर्स में रिजर्वेशन लागू है। नेशनलाइज बैंकों में लगभग 8 लाख जॉब्स आते हैं। अब SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन है। अगर बैंकिंग सेक्टर का ही अगर हम लोग मामला उठाकर देखें तो उसमें सीधे तौर पर 4 लाख नौकरियां जो है SC ST OBC को मिलती है। अब 2000, मतलब पिछले 20-25 सालों से जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी OBC को लागू हुई, मंडल कमीशन के बाद में भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे OBC का जो उसमें शेयर है रिजर्वेशन लागू होने के बाद बढ़ रहा था, मगर जैसे डिसइन्वेस्टमेंट लागू हो गया उसका जो शेयर है घटते घटते कम हो गया। अब जब लोगों को लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उसका सामाजिक असर क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन लाया ही इसलिए गया ताकि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। यानी पहला टारगेट रिजर्वेशन होगा। असल में उसका जो हिट पॉइंट जो है ये जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को सैबोटेज करना। दूसरे नंबर पर है कि जो नेशनल वेल्थ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कारपोरेट हाउसेस को हैंड ओवर करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया। दूसरा, जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल असेट है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, इसको कारपोरेट हाउसेस में कन्वर्ट करने की बात है। अब पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाता है, मगर उसको भी लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। बिल्कुल। प्राइवेट में तो कोई बात है ही नहीं।
अब जब कोई सरकारी कंपनी बेची जाती है तो उसमें केवल सरकारी कंपनी नहीं बेची जाती, तो आपकी नौकरी देने के अधिकार भी बेचे जाते हैं। वो भी किसको बेचे जाते हैं? प्राइवेट हाउसेस को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, जो एंटी रिजर्वेशन की मानसिकता लेकर काम करते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ के उद्योगपति खुलकर रिजर्वेशन की विरोध में बोलते। बिल्कुल। और वो लोग जो रिजर्वेशन के पूर्वाग्रह से दूषित है, वो लोग कहाँ से रिजर्वेशन को लागू करेंगे? तो वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मोदी सरकार के द्वारा रखा गया है, वो एंटी रिजर्वेशन है। इसके सीधे असर पड़ेंगे और जॉब एक तो सरकारी खत्म हो रहे, सरकार अपने से कोई जॉब नहीं दे रही, और जो है उसको निकालने की साजिश की जा रही। इसके तो सामाजिक परिणाम होंगे। एक तो सरकारी कंपनियां बेची जाएगी तो पब्लिक वेल्थ, जो नेशनल वेल्थ है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर वो कॉर्पोरेट हाउसेस को दी जाएगी, और गवर्नमेंट के जो जॉब्स है, पब्लिक सेक्टर के जॉब है, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसके सामाजिक परिणाम ये भी रहेंगे। आर्थिक परिणाम क्या होंगे? आर्थिक परिणाम ये होंगे, जैसे बैंक के अंदर अभी आपको अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट के जाएंगे तो आपके सर्विस चार्ज बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट में वो नहीं होगा। प्राइवेट अपनी मर्जी से चलाएंगे तो आपको सारी सुविधाओं के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। अभी आपको बैंकों के द्वारा, जो एजेंसीज के द्वारा सर्विसेज दी जाती है, बहुत सारी सर्विसेज फ्री है। कल जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी तो उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे SMS के लिए आपको ये किया जाता है, चेक के लिए है, आप बैंक से कितनी बार ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए भी आपको भविष्य में चार्जेस देने पड़ेंगे। SBI का जो अर्बन का मतलब सेविंग अकाउंट है, उसमें मिनिमम 5,000 रहना चाहिए। वही प्राइवेट बैंक जो है, HDFC है, ICICI है, उसमें 10,000 रुपये आपको रखना पड़ता है। तो ये भी एक आर्थिक परिणाम, वो शोषण है उसका। जब सरकारी ये कहती है कि 78% से ज़्यादा की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि वो उसमें अपना मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाएगा, जब उसके सैलरीज मिनिमम है, इनकम ही मिनिमम है। पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा दिया कि किसानों की जो आय है ये 8 से 9 हज़ार के बीच में, पूरे परिवार की आय जो है, वो सरकार ये कहती है कि किसानों की आय, मंथली आय जो है, ये 8,000 से 9,000 के बीच की है। वो भी आंकड़ा उन्होंने किस तरीके से जुटाया असल में तो अलग है, मगर मान लिया जाए कि सरकार ये कहती है कि 9,000 से कम जो है किसानों की आय है। अब जो किसान महीने का 9,000 कमाएगा तो बैंक में, प्राइवेट बैंक में 10,000 कैसे रखा पाएगा? मिनिमम बैलेंस कहाँ से रख पाएगा? तो ये बहुत प्राइवेटाइजेशन केवल एक ऐसा मुद्दा, मतलब एक ही मुद्दा है, लेकिन उसके परिणाम जो है वो अलग अलग होते हैं। सामाजिक परिणाम बहुत ज़्यादा आएंगे, लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन क्या इसके पॉलिटिकल परिणाम भी होंगे? जैसे आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये सब किया, और उनको उसके बाद 2004 में भी बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी थी बीजेपी सरकार की उस वक्त के, तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो अभी क्या ये पॉसिबल है जिस प्रकार से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट धड़ल्ले से किए जा रही है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के द्वारा तो 15 तारीख और 16 तारीख को ऑल इंडिया का स्ट्राइक कॉल किया गया जी। तो कर्मचारी बहुत बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट की विरोध में है। जनता भी बेरोजगारी की वजह से और महंगाई की वजह से परेशान है। तो एक बहुत बड़ा अनरेस्ट, असंतोष का माहौल सरकार के विरोध में है। उसके बावजूद भी बीजेपी बंगाल में, आसाम में हो या साउथ में, केरला में, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे, वहाँ पूरी ताकत लगाकर सैकड़ों करोड़ उस चुनावी कैंपेन में लगा रही। अब सरकार किस नाम पर वोट मांगती है या जनता उसको किस नाम पर वोट दे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर वोट मांगे जा रहे, हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, लड़ाने भिड़ाने की राजनीति की जा रही है, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे। मगर असल में ये चुनाव जो है वो EVM के द्वारा जीते जाते हैं। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी को या 2004 में अटल बिहारी को भी जो डर था, वो जनता के नाराजगी का डर था कि अगर हमने एंटी पीपल कोई पॉलिसी बनाई तो जनता हमारे विरोध में वोट डालेगी। तो ये जो जनता का जो भय किसी भी शासक को होता है, वो शासक लोगों का जो डर था, वो इलेक्शन में वोटों के द्वारा रिफ्लेक्ट होता था और जनता उसको नीचे खींचती थी, जमीन पर उसको लाती थी, डिपॉजिट तक जब्त हो जाते थे लोगों के। मगर ये डर खत्म होकर दिया EVM ने। तो ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, EVM लड़ रही है, और EVM का फैसला तो पहले से तय हो गया। अब इसी EVM की वजह से बीजेपी इतना एंटी पॉपुलर, एंटी पीपल एजेंडा लेकर भी चुनाव लड़ने के लिए एक बेशर्मी से लोगों के सामने खड़ी है।
आपने देखा होगा कि उनके नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं पेट्रोल के लिए और ये सारी बढ़ती महंगाई के लिए। उन्होंने किन किन लोगों को जिम्मेदार पकड़ा हुआ है। आपको अगर उनके आर्ग्यूमेंट सुनेंगे तो हमको शर्म आती कि इस तरीके से नेता जो है देश को चलाने का काम कर रहे एक्ट ऑफ गॉड भी एक है। हैं। उसके लिए तो उन्होंने नाम दिया, जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने भगवान का भी सहारा लिया था। भगवान को भी उन्होंने ये काम लगा दिया कि उसमें तुम चुनाव के काम करो। जी जी। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के सारे एस्पेक्ट्स पर हमने चर्चा कर ली है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पर और भी ज़्यादा चर्चा हो सकती है भविष्य में, और जानकारी के साथ हम लोग आपके बीच में आएंगे, आपको जानकारी देने का काम करेंगे। अभी जो प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट पर हमने जितनी भी चर्चा की है उसको लेकर आपको आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल हमें पूछिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है, MNTV को आप सुझाव देना चाहते, कोई विषय देना चाहते, तो वो भी आप दे सकते हैं। और इस पूरी चर्चा पर आप किस प्रकार से सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और ये एपिसोड हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।